हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस पेशो ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम प्रवेश है। अभी हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले 25 सितंबर 2022 को इंडियन आर्मी यानी कि जैसे कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मैं आज जीके से रिलेटेड एंड जीएस से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं संविधान से, मैं उनका एनालाइज करूंगा और पता करूंगा कि मैं संविधान से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है। संविधान का जितना सारा क्वेश्चन है मैं एनालाइज करूंगा। प्रादेशिक सेना आयोग, ठीक है, पेपर 2 है और पेपर 2 का ये सेट ए है। मैं जो एनालाइज करने जा रहा हूँ जिस सेट को, ये सेट ए है, देख लीजिएगा, ये सेट है। सेट ए, ठीक, सेट ए। सेट ए का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले चलिए इसको काउंट कर लेते हैं कितना क्वेश्चन है संविधान से, ठीक है। संविधान का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी है, 15, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 33, 33, क्वेश्चन नंबर 33। टोटल कितने हुए, आइए इसको काउंट करते हैं, ठीक। आइए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 12। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 11, क्वेश्चन नंबर 4 11 13 13 15 16 17 17 17 हो गया। और ये 21, 23rd, हाँ 23rd 22, 23rd भी है, ठीक। चलिए इसको नोट करते हैं, 23rd। तो टोटल कितने
क्वेश्चन हो गए 13, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी कमीशन यानी प्रादेशिक सेना आयोग का जो भी 2 दिन पहले यानी 25 सितंबर 2022 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसमें जीएस पेपर सेट में सेट ए पेपर सेट ए की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से टोटल जीएस का 50 क्वेश्चन आया हुआ है। जीएस में टोटल 50 क्वेश्चन आया हुआ है। 50 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन यानी कि 50 प्रश्न में से 13 प्रश्न ऐसे हैं जो संविधान से डायरेक्ट लिए गए हैं। संविधान राज्य व्यवस्था यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था से, संविधान से। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हर एग्जाम यानी कि जितने कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, हर एग्जाम में यानी कि संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये दिन प्रतिदिन संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि मैं जिस देश में हूँ उस देश का सबसे महान पुस्तक जो कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान, जिससे हमारा देश चलता है, जिस संविधान से, जिस पुस्तक से हमारे देश का संचालन किया जाता है, हमारे देश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ठीक है, जो सारी चीज़ चलती, वहाँ से 13 क्वेश्चन लिए गए हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 13 नंबर, वो भी एकदम सिंपल सा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको आइए हम समझते हैं कि कौन सा सही है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था सेट ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भारत का यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि अपना नया अधिनियम यानी कि अपना पहला अधिनियम शुरू होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा शुरू किया जाता है। तो 1773 की विशेषता के अंदर में है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि इसी विशेषता के अंदर में था कि इसका गवर्नर शब्द को यानी गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव है, विलियम बेंटिंग है, मार्क बेलिजली हैं, वारेन हेस्टिंग्स हैं। तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है, डी इज द करेक्ट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स थे। 1765 में क्लाइव आता है और 1772 में उसको वापस बुला लिया जाता है, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। उसी एक्ट के तहत, उसी एक्ट के अधीन, उसी एक्ट के तरह, उसी एक्ट के अंदर एक विशेषता है, जिस विशेषता, उसकी पहली विशेषता है, जो कि मुख्य विशेषता, ये गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में है Why which names is our country mentioned in the Constitution, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है, इंडिया एंड भारत, इंडिया एंड हिंदुस्तान, भारत ओनली, इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस शब्द का उल्लेख किया गया है हमारे देश के लिए, वह है इंडिया एंड भारत। इंडिया जो कि भारत, भारत जो कि इंडिया, यही दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दे रखा है द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। कहने का मतलब किस देश से, किस कंट्री से, किस देश के संविधान से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लोकपाल और लोकायुक्त को परिभाषित किया गया है, लिया गया है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो रूस है इसमें ऑप्शन दे रखा है। चलिए इसको हम समझते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोकपाल, भारत में लोकपाल, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त, लोकायुक्त का कार्यालय का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, जैसा कि ऑप्शन ए में दे रखा है तुमने। ऑप्शन ए है यूके के संसदीय आयुक्त, यूके के संसदीय आयुक्त, ऑप्शन बी है स्कैंडिनेविया, 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 स्कैंडिनेविया के लोकपाल, के लोकपाल। और तीसरा ऑप्शन सी है हमारा रूस के अभियोजक, रूस के अभियोजक। और डी है ऑप्शन हमारा फ्रांस में राज्य परिषद, फ्रांस में राज्य परिषद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें यूके के संसदीय आयुक्त, स्कैंडिनेविया के लोकपाल, रूस के अभियोजक, फ्रांस में राज्य परिषद। पहले हम इसको एलिमिनेट करेंगे। पहले इसको हम सबको एलिमिनेट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है फ्रांस, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस से क्या लिया गया है। जैसे कि हमारे संविधान में दे रखा है फ्रांस से अपना जो समता, बंधुत्व, गणतंत्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो प्रस्तावना में जो ये शब्द हैं, प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं, समता, बंधुत्व, न्याय, ठीक है, ये सारी चीज़ें गणतंत्रात्मक, ये सारी चीज़ें फ्रांस से लिया गया है। तो ठीक है, फ्रांस से जब लिया गया है तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा हम देखेंगे रूस। रूस से आपको पता होना चाहिए कि रसिया से क्या चीज़ लिया गया है, रसिया के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है। तो संविधान में जैसा कि बताया गया है, रूस से अपना जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A के तहत, ठीक है, 51A के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटी है अपना, उसमें रूस से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी को रूस से लिया गया है। सामाजिक न्याय,
ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो इसको भी हम इलिमिनेट करते हैं, ये भी नहीं हो सकता हमारा उत्तर। अब बचता है यूके के संसदीय आयोग। यूके जो कि यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन से तो हमारी शासन व्यवस्था जो कि विधि का शासन, ठीक है, वहीं से सारा कुछ बना हुआ है। तो जो लोकपाल है इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं, यूके, इसको भी खारिज करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। अब बचता है हमारा बी, स्कैंडिनेविया, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन 15 भैया कहाँ पे हो? 15 में है which of the following chief justice of India acted as the president of India? आपको पता होना चाहिए कि भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है इसको पहले हम देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी जस्टिस पी एन भगवती, पी एन भगवती, पी एन भगवती। ऑप्शन सी जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहर महाजन। ऑप्शन डी जस्टिस बी के मुखर्जी, बी के मुखर्जी। अब देखिए इसमें जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो कि अपना ये करेक्ट आंसर होता है, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, जो कि जस्टिस पी एन भगवती जो अपना क्या बोलते हैं उसका PIL
PIL इन्हीं के द्वारा ही PIL को जब ये मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हीं के तौर पर अपना PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको लॉन्च किया गया, उसको मतलब जोड़ा गया था संविधान में, उसको अमेंडमेंट के तहत उसको लाया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्हीं के तहत किया गया था। तो अपना जो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? दोहरी नागरिकता के प्रस्ताव। दोहरी नागरिकता के प्रस्ताव को किस देश ने स्वीकार किया है? किस देश ने स्वीकार किया है? ठीक, दोहरी नागरिकता के प्रस्ताव को किस देश ने स्वीकार किया है? ऑप्शन में जो कि है ए भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है USA। अब देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, अपने भाग 1 का ही क्वेश्चन है। संविधान के भाग 1 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, कि दोहरी नागरिकता, सिटीजनशिप, जो दोहरी नागरिकता है, ठीक है भैया, दोहरी नागरिकता के प्रस्ताव को किस देश ने स्वीकार किया है? जैसा कि USA। तो अपना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोहरी नागरिकता क्या चीज होती है? दोहरी नागरिकता, भारत अपना दोहरी नागरिकता में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। भारत जो है दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं करता है। दोहरी नागरिकता क्या चीज है? ये दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे देश तो एक ही है, एक देश की नागरिकता हो, दूसरा राज्य की नागरिकता हो, इसी को बोलते हैं दोहरी नागरिकता। देश की नागरिकता, राज्य की नागरिकता। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ सिर्फ एक नागरिकता है, सिर्फ देश की नागरिकता, भारत देश की नागरिकता, ओनली इंडियन सिटीजनशिप। और जो अमेरिका है वहाँ राज्य का अलग है और देश का अलग है, वहाँ दो नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसको मिला लीजिएगा। सेट ए है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 को हम देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये तो और इजी है, ये और इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रपति
का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बहुत सिंपल सा है, एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये राष्ट्रपति से संबंधित है। इलेक्शन, उनका इलेक्शन कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वोटिंग होती है, इसकी कैसे काउंटिंग होती है, इस पर हम किसी दिन डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन समझाते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो चलिए, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इसमें दे रखा है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन बी है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय वोट। ठीक, एकल संक्रमणीय वोट। ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन डी है ओपन बैलेट सिस्टम। ओपन बैलेट सिस्टम। देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। आपको समझना चाहिए प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जहाँ पे जनता जाके वोट डाले, जनता का मतदान हो। तो यहाँ पे जनता वोट नहीं डालती है, जैसे बात। ये प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे इसकी काउंटिंग होती है, कैसे वोटिंग होती है, इसके हम कभी डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। अभी बहरहाल हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, वोटिंग किस तरह से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन एलिमिनेट होता है। दूसरा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय नहीं होता है भैया, यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी एलिमिनेट हो जाता है। ओपन बैलेट सिस्टम, ओपन बैलेट लगभग होगा हर जगह खत्म हो चुका है, तो यहाँ ओपन बैलेट नहीं। आपको समझना चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अनुपातित, ठीक, अनुपातित प्रणाली सिस्टम से होता है। इसका जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है इसका राष्ट्रपति का चुनाव। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया अपना, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिलाते चलिएगा आप सब लोग आंसर, यानी कि सेट ए। वैसे तो सारा क्वेश्चन एक ही होगा, अपना अपना सेट में ढूंढ लेना क्वेश्चन कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखते हैं। 21 में क्या चीज है देखते हैं।
केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है? वाह, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इजी, सो सिंपल। जो लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी संविधान उठा के देख रहे होंगे, आई होप उनको समझ आ गया होगा क्वेश्चन देखते हुए। क्या क्वेश्चन है? हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? क्वेश्चन में देखो तो ऑप्शन क्या दे रखा है? महान्यायवादी, गृह सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव। आपको सिविल सर्वेंट, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, हाईएस्ट की जब लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्वेंट के अंदर, इसका हाईएस्ट पोस्ट रैंकिंग कहां पे जाती है? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। महान्यायवादी तो हो नहीं सकता, अटॉर्नी जनरल, होम सेक्रेटरी, दैट इज नो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, हो ही नहीं सकता, कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट। बहुत सिंपल, एकदम इजी। जो थोड़ा सा भी देखे होंगे, संविधान को उठा के थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, उनको ये चीज क्वेश्चन एकदम आ गया होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये भले ही संविधान से रिलेटेड हो, ये दूसरे संविधान से रिलेटेड है। कहने का मतलब है संविधान का ही क्वेश्चन, ये जीएस में आ जाएगा। ठीक है, जीके में पूछ रहा है कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान के संसद को, जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? अब जैसा ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, इसमें दिया है डाइट, डाइट, ऑप्शन बी डायल, ऑप्शन बी डायल, सी युआन, डी सोहरा। अब जापान, बाकी जितने सारे हैं सब आपस से संबंधित हैं। ये तीन आपस से संबंधित है। इसका भी अपना है, अपने कंट्री के नाम से एकदम मिलता जुलता, ये भी है, ये भी है। जो डाइट है, डाइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान के संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। वहां पे संसद नहीं बुलाया जाता, उसी संसद को डाइट बुलाया जाता है। कहने का मतलब जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान के पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक, तो जापान पार्लियामेंट इज नोन एज अ डाइट, डाइट के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसको मिला लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन था भैया? ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी है, एकदम सिंपल है। 23rd क्वेश्चन सेट ए का, हम देखते हैं इसको। 23rd क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, हु इज द कॉम्पिटेंट ऑफ डिसॉल्व राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? कौन भंग कर सकता है या कर सकने में सक्षम है?
फोन कर सकने में सक्षम है। तो भैया आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इतना समझना चाहिए कि राज्यसभा दिस इज अ परमानेंट बॉडी, दिस इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या, ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में है द चेयरमैन राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त सत्र, नॉन कोई भी नहीं। जैसा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ए क्या है? द चेयरमैन राज्यसभा, द चेयरमैन, द चेयरमैन राज्य सभा। इसको खारिज करिए, कोई नहीं, डिलीट करो। ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट खारिज करो भैया। राष्ट्रपति भी इसको भंग नहीं कर सकते। दिस इज अ परमानेंट बॉडी, ये एक अस्थायी निकाय है। ठीक है। ऑप्शन सी the joint session of parliament, the joint session of parliament, the joint session। इसको भी एलिमिनेट करो। जब आपको पता ही हो गया है, जब आपको पता ही होगा कि परमानेंट निकाय है, उसको भैया कोई भंग ही नहीं कर सकता। इस पे हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द above, नॉन ऑफ द above, डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कोई भंग नहीं कर सकते हैं, कोई भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा भंग होता है। ठीक, अब इसको नोट करके चलिएगा। तो अपना अपना मिलाते चलिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर कौन था ये? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यानी प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के वोट को लोकसभा अध्यक्ष के वोट को लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के वोट को किस वोट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के वोट को क्या कहा जाता है? द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? चलिए ऑप्शन को हम लिखते हैं पहले। ऑप्शन में दे रखा है कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट यानी मतदान करना, ऑप्शन बी साउंड वोट, यानी कि ध्वनि वोट,
ऑप्शन सी डायरेक्ट ओट। डायरेक्ट ओट यानी कि प्रत्यक्ष ओट। और ऑप्शन डी है इनडायरेक्ट ओट, प्रत्यक्ष ओट। पहली बात तो यहाँ पे समझिए, डायरेक्ट ओट हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट ओट नहीं डालते। दूसरा इनडायरेक्ट ओट, ये भी एलिमिनेट करो, खारिज करो इसको, ये दो चीज हमारा कट गया। अब साउंड ओट और कास्टिंग ओट, ये दोनों में कुछ मैच है। जब आप संसद यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़े होंगे, संसद यानी कि संसद के बारे में कुछ अगर आपने जानकारी लिया होगा, संसद का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जो राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनका वोटिंग कैसे होता है, वो वोट कब डालते हैं और कैसे डालते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, जैसे हम मतदान करना कास्टिंग वोट, तो सेम उनको भी कास्टिंग वोट के तहत बोला जाता है। ध्वनि वोट होता है, ध्वनि वोट, लेकिन वो जैसे कि सत्र चल रहा होता है तो उसमें वोटिंग होती है, वो वोट और ये वोट में दोनों अंतर है, ध्वनि वोट हो ही नहीं सकती, ठीक है, इसको भी खारिज कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो ही गया, मिलाते चलिएगा सभी लोग अपना अपना। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इसको हम जरा देखते हैं। ओ तेरी की द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू। अगर आपने थोड़ा सा भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ दे रखा है अपने संविधान में, जुडिशरी रिव्यू न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश में सक्षम है। जुडिशरी रिव्यू लिया कहां से गया है, इसको हम जरा देखते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली न्यायिक समीक्षा की प्रणाली न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश में सक्षम है, किस देश में सक्षम है। अब आपको समझना चाहिए कि जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है, चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए इंडिया ओनली, यानी केवल भारत। केवल भारत। बी है ओनली यूके, केवल यूके, ठीक। सी है यूएसए ओनली, केवल अमेरिका। केवल अमेरिका। डी है इंडिया, यानी कि भारत और अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक है चैप्टर जुडिशरी रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को कहां से लिया गया है,
जाहिर सी बात है न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक समीक्षा है, जुडिशरी रिव्यू सिस्टम है। ये जुडिशरी रिव्यू केवल भारत में ऑप्शन में दे रखा है कि अमेरिका भी है, भारत भी है, और ऑप्शन नहीं में है भारत और अमेरिका। तो जाहिर सी बात है जब जुडिशरी रिव्यू को अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से परिभाषित है, तो अमेरिका भी साथ में होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत और अमेरिका दोनों जगह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, भारत और अमेरिका। ठीक, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कि अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। सी है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री। ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। तो पहली बात तो आपको समझना चाहिए, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे क्या है कि भारत के संविधान का क्वेश्चन है। यस, ऑब्वियसली ये भारत के संविधान का एक क्वेश्चन है। संविधान भारत की राज्य व्यवस्था से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। 29 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? Who is the presides over the national development of council of India? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता ना तो भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं, गलत, भाग लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के वित्त मंत्री, दैट इज नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, गलत है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। और डी भारत के उपराष्ट्रपति, इसमें उनका कोई रोल ही नहीं, ये भाग भी नहीं लेते हैं, शामिल भी नहीं होते हैं। अब शामिल होता कौन है? अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री जी करते ही हैं, बाकी सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ये सब जितने आयोग के कर्मचारी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, ये तो भाग लेते हैं। और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो शासित केंद्र, वहाँ के जो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं, तो ये हर स्टेट के मुख्यमंत्री सारे शामिल होते हैं। बाकी अध्यक्षता तो भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की योजना यानी कि नीति यानी प्लानिंग है। ठीक है, ये भी संविधान का एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 मिलाते चलिएगा अपना अपना, ठीक है, चेक करते रहिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 29 का। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 33 में क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? शुरू किया गया था, किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2003, 2004, 2005, 2006? 2003, 2004, 2005 और डी 2006। तो ये इसमें देखा जाए तो 2003 में गलत। 2003 में जो राष्ट्रीय, ये भी एक संविधान का क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, एक योजना है, प्लानिंग है केंद्र सरकार की। तो कब शुरू किया गया था? 2005 में इसको लॉन्च किया गया था, 2005 में, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था? 2005 में। आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो संविधान का कितना इम्पोर्टेंस है आज के दौर में, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर आप संविधान को पढ़िए मत, उसको समझना है। संविधान को आप पढ़ के सोचो, उसको रट्टा मार के आप समझ जाएं तो आप कभी नहीं समझ सकते हैं। संविधान को आँख मूंद के नहीं, आँख खोलकर ध्यान से पढ़ना है। संविधान को समझना कुछ आर्टिकल को रट लेना नहीं है। संविधान में कैसी नीतियाँ बनी, कैसे अधिनियम पारित हुए, क्या क्या अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट क्यों हुए, क्या उस समय के झगड़े थे, क्या उस समय की लड़ाइयाँ थी, ये सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है। हम संविधान का ये अमेंडमेंट जितने सारे हमने आपको बताया डिटेल में, जो अधिनियम पारित कैसे होता है, अमेंडमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, इस सब को मैं डिटेल से बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज हमको दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।